कैसे आतंकवाद, पाक, चीन, राहुल गांधी के हर नैरेटिव की टीम मोदी ने चुन चुन कर धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमित शाह को चलती संसद में क्यों कहना पड़ा है, खुला ऐलान करना पड़ा है कि बॉस हिंदू कभी आतंकी हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने कैसे खुद अपनी पोल खोल दी है, मोदी को घेरने के चक्कर में ट्रंप की टीम से खेलने का खुलासा कर दिया क्या, आज सब आपको दिखाऊंगा। हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, हर हर महादेव। ठोक दो से मैं क्या समझूं, जो यूपी में हो रहा था वही होगा। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। ट्राइंग टू पोलराइज सिचुएशन की ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। कल जब से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी अपनी बात रखी, तब से यह क्लियर हो चुका था कि अब लड़ाई इस बात की है कि आतंकवाद के खिलाफ कौन कितनी सख्ती से लड़ा, किसने कितनी नरमी दिखाई, किसने सेना के हाथ बांधे, किसने सेना को छूट दी, किसने आतंकवाद से लड़ने पर पॉलिटिकल विल दिखाया, किसके अंदर आतंकवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। राहुल गांधी ने कल कहा था कि क्या आतंकवाद की कोई घटना होगी तो युद्ध छेड़ दिया जाएगा, क्या क्यों नहीं छेड़ा जाएगा बॉस? लेकिन अब ऐसी ही बातों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन महादेव नाम क्यों रखा, क्यों महादेव से भी दिक्कत हो गई इन लोगों को। कोई कह रहा है कि आज ही कैसे मार दिया आतंकी को। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा। कोई कह रहा है कि पहलगाम के आतंकी संसद में बहस के दौरान ही क्यों मारे गए। मतलब कुछ भी बोलने पर आ गए हैं ये लोग। कांग्रेस नेता तो एक कदम आगे निकल गए, वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में धर्म का एंगल खोज के ले आए। आप खुद सुनिए कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि आज संसद में अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया। ऑपरेशन का नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। मैं नहीं समझता, मैंने कई सारे दुनिया के लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन कहीं भी दूसरे महायुद्ध के दौरान हो या कोई और, कभी भी किसी ने क्रिश्चियन धर्म का किया हो या इजरायली करे हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ हर एक हिंदुत्व की कोई फिगर नहीं, दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। क्या है तो आप बताइए कि हिंदू, इसलिए याद सिंदूर का क्या मतलब है? सिंदूर तो सिर्फ हिंदू कॉन्सेप्ट है, ये कोई दुनिया में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन लोगों को ऑपरेशन महादेव क्यों रख दिया, इससे दिक्कत हो रही है कांग्रेस वालों को। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रख दिया, इससे दिक्कत है। प्रियंका वाड्रा को कल साबित करना था कि जो मरे पहलगाम में वो इंडियन थे, भारतीय थे, वो हिंदू पहचान जो है उनकी देख के नहीं मारा गया था। क्यों प्रॉब्लम है इन लोगों को? क्यों ऑपरेशन महादेव नाम नहीं हो सकता? क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं हो सकता? वो हिंदू देख के मार रहे हैं, यहां नाम भी आप जो है वो इनके हिसाब से पूछ के रखिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है, यह नारा शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, जो भारत की ताकत और भारत के एक्शन का लेने का प्रतीक है। और सेना में कई जगहों पर युद्ध घोष जो है वो कई भगवानों से जुड़ा हुआ है। जय श्री राम बोला जाता है, मां दुर्गा के बारे में बोला जाता है। तो क्या सेना कम्युनल हो गई क्या इनके हिसाब से? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, हर हर महादेव। और ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। इसीलिए कांग्रेस पर आरोप लग जाता है कि अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उनको हर चीज से दिक्कत हो जाती है। लेकिन इंडी गठबंधन में अकेला कोई एक नेता है जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर उल्टे सीधे सवाल उठा रहा है। अरे भैया लिस्ट है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। अबू आजमी कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव में जिन आतंकियों को मारा गया उनको खाना पानी कहां से मिल रहा था,
जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई उसी दिन आतंकियों को मार दिया गया। क्या यह स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? सुनिए अबू आजमी को। 3 महीने से ज्यादा ये आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी ने घेरे कर रखा था। खाना पानी कहाँ से मिल रहा था इनको? कैसे जिंदा थे ये लोग? आम इंसान जो लेमैन है ना, उसके दिमाग में एक बात आती है कि इनको खाना पानी कैसे मिल रहा, कैसे जिंदा थी। और मेरी सिक्योरिटी ने घेर घेर के रखा था इनको, और उनको या तो ऐसा था, इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो रखो, और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत की उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। क्या ऐसा तो नहीं है? या कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है? आप सोचिए ये लोग किस लेवल पे जा सकते हैं। मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी स्क्रिप्ट लिखते हैं इनके हिसाब से कि एक काम करना, संसद का जब सत्र शुरू होगा तब मार देना, और सेना इनका स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती है। क्या लोग हैं बॉस ये लोग? कह रहे हैं लेमन के दिमाग में ये सवाल आता। किसी लेमन के दिमाग में ये सवाल नहीं आता। आप सवाल डालना चाहते हैं। कह रहे हैं 3 महीने का खाना कहां से आया? आतंकवादी जब ऐसी घटना करने निकलते हैं तो 3 महीना क्या, कई बार वो बर्फीले रास्ते से आते हैं ना, तो 4-4 महीने का खाना लेके चलते हैं, और वहां ठूस ठूस के बिरयानी नहीं खाते हैं, सर्वाइव करने के लिए खाना खाते हैं। जो मारे गए उनका जरा चेहरा देख लीजिए, चूसे हुए आम जैसा चेहरा था। ऐसा नहीं था कि दिन का 3 टाइम खाना खा रहे थे, तोंद निकली हुई थी और मार दिए गए कि पूछ रहे हैं खाना कहां से आ रहा था। इनको हर चीज का हिसाब चाहिए, किस दिन मारे, कब मारे, मिला कब, खाना कहां से आया, पानी कहां से पी रहा था, हाथ कहां धोने जाता था, सब इनको बताइए। अबू आजमी जिस समाजवादी पार्टी में है, उस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी ऑपरेशन महादेव पे सवाल उठा चुके हैं, तो नीचे वाले लोग भी तो वही करेंगे। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पे सवाल उठाए थे, और आज आतंकियों के एनकाउंटर को यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर से जोड़ रहा है। यह ऐसा ही है जैसे सेब और संतरे की तुलना करना। सुनिए अखिलेश यादव को। ये तो उत्तर प्रदेश में चलती थी नीति ठोक दो, ये लोकसभा की नीति नहीं है ठोक दो। ठोक दो से मैं क्या समझूं? जो यूपी में हो रहा था वही होगा। पर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट में कुछ तो डिफरेंस होता है अखिलेश जी, मतलब आपने इक्वेट जो यूपी से किया है। नहीं, ठोक दो किससे ये रिलेट हुआ है? अगर कोई ये बता सके कि ठोक दो किससे रिलेट हुआ है। 2014 से पहले और अगर ये बात टेररिस्ट मारे गए हैं तो फिर एक बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। टेररिस्ट मारे गए हैं तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। कोई है इस बात का तर्क आपको दिखता है? पहले इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किया, वो सफल नहीं हो रहा है ढंग से इनके हिसाब से। उसके बाद कहे कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर तो कर दिया, पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं मारे, मार दिए तो फलाने दिन ही क्यों मारे। और अब कह रहे हैं कि भाई ठोक दिया। ठोक दो का क्या मतलब? क्यों ठोक दिया तो आपको क्या दिक्कत? आतंकी ठोक दिए गए, उनका माथा फोड़ दिया गया, खोपड़ी खोल दी गई, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? ठोक दिया, जमीन में गाड़ दिया, कुछ भी किया, आपको दिक्कत क्या है? भारतीय के तौर पे तो आपको खुश होना चाहिए कि जिन 3 लोगों ने हिंदू धर्म हो के हो नहीं हो पूछ के मारा, भारतीयों को मारा, हिंदुओं को मारा, उनको जो है ऊपर भेज दिया गया। ठोक दो, उससे भी दिक्कत है। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडी गठबंधन के नेताओं में जैसे अतरंगी बयान देने की होड़ लगी। समाजवादी पार्टी में तो भाई एक से एक हैं, जया बच्चन सांसद हैं, कह रही हैं कि ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? सिंदूर तो उजड़ गया था, तो ये नाम क्यों रखा? सुनिए एक बार इनको। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। इन लोगों को हर चीज से दिक्कत है बॉस। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया? क्योंकि सिंदूर तो उजड़ गया था। अरे उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ बॉस, जिसको उजाड़ा गया था। यह कौन सा रॉकेट साइंस है समझना? विपक्ष ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर के नाम तक पे सवाल उठाने पर आ गया है, और ऑपरेशन के दौरान हुए एक्शन पर तो संदेह जता ही रहा था। उधर आज सेना ने एक और ऑपरेशन कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति। सेना ने पुंछ जिले में कल रात एक बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। यह आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना को पहले से इनपुट मिल गया था, सेना ने जबरदस्त ऑपरेशन किया। दोनों आतंकियों के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की आशंका है। सेना के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल थी।
इतना ही नहीं, भारत में आतंकियों और उनके इकोसिस्टम, उनके स्लीपर सेल्स के खिलाफ किस तरह से एक्शन होता जा रहा है, उसकी ताजा तस्वीर आपको दिखाता हूं। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वो भारत में अल कायदा का, वो ओसामा बिन लादेन वाला अल कायदा, उसका टेरर मॉड्यूल भारत में चला रही थी। गुजरात में कुछ दिनों पहले एटीएस ने अल कायदा मॉड्यूल के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन को अरेस्ट किया गया है। शमा अल कायदा भारत में आतंकियों का स्लीपर सेल और उनके मददगारों को तैयार करने में जुटा हुआ था, जिनका भारत के खिलाफ अभियान चलाने से लेकर आतंकी हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। शमा परवीन की गिरफ्तारी से कई और खुलासे हुए। नौजवानों को अपने पाले में लाने के लिए आतंकी नेटवर्क AQIS यानी अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। खास तौर से बुर्का स्लीपर सेल तैयार करने में जुटा है, जिनके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर से बचना कई मायनों में आसान है। लेकिन अब इनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, यानी आतंकवाद पर न सिर्फ प्रहार हो रहा है, बल्कि आतंकी घटनाओं को होने से भी रोका जा रहा है। और इसलिए आज आपको 2014 से पहले का माहौल याद करना चाहिए बॉस। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक आतंकी हमले होते थे। हमलों की पूरी लिस्ट है। 2 अक्टूबर 2004 को नागालैंड के दीमापुर में धमाका होता है। रेलवे स्टेशन और बाजार में 2 धमाके हुए, 30 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 धमाके हुए, 42 लोग मारे गए। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 209 लोग मारे गए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 56 लोग मारे गए। 13 मई 2008 जयपुर में 9 सीरियल ब्लास्ट हुए, 71 लोगों की जान गई। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में, देश की राजधानी में 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 70 लोगों की जान जाती है। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 33 लोग मर जाते हैं। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला होता है, 6 लोग मारे जाते हैं। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हमला होता है, 12 लोग मारे जाते हैं। 30 अक्टूबर 2008 को असम के 4 शहरों में 18 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 81 लोगों की जान चली जाती है। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका होता है, 17 लोगों की मौत होती है। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के मंदिर और रेलवे स्टेशन पर धमाका होता है, 28 लोग मारे जाते हैं। और 26/11 को कौन भूल सकता है बॉस। यह हाल था 2004 से लेकर 2014 के बीच। और यह आपको कुछ प्रमुख घटनाएं बताइए। लिस्ट है बॉस। बड़े बड़े शहर, देश की राजधानी बचे नहीं थे जहां टेररिस्ट अटैक ना हुआ हो। जब देश के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले होते थे, वो दौर था 2004 से 2014। सीरियल ब्लास्ट होते थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों में अनाउंसमेंट होता रहता था कि अनजान चीज को मत छूइएगा, बम हो सकता है। आपने सुना है क्या 2014 के बाद से वो अनाउंसमेंट? स्पीकर बजता रहता था कि कोई लावारिस चीज दिखे तो छूइएगा मत, बताइएगा पुलिस को। बजना बंद करवा दिया नरेंद्र मोदी ने। ऐसा सिस्टम बना दिया देश के अंदर। स्लीपर सेल की कमर तोड़कर रख दी। आज ये नहीं सुनाई देता ना, तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है लोगों को। वो दौर था 2004 से 2014 के बीच। डस्टबिन उल्टे करके रखे जाते थे कि कहीं डस्टबिन में आतंकी बम रख के ना चले जाएं।